तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सब पता है, वो बहुत धीरे धीरे अपनी विजिलेंस बढ़ाते जा रहे हैं और आप बहुत बुरे फंसेंगे अगर आप कोई भी टैक्स इवेजन करते हैं। जो टैक्स तो 5 लाख नहीं भरते मगर गाड़ी हर 6 महीने बाद 50 लाख की खरीदते हैं, टैक्स वो 12 लाख रुपए भी नहीं भरते और यूएस टूर क्रूज टूर लगा रहे हैं। तो आप चौकन्ने हो जाइए भाई साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आप पे बहुत पैनी नज़र है। कच्चे एग्रीमेंट में ये होता है, पक्के एग्रीमेंट में ये होता है, लेकिन सर डिफरेंस क्या है और क्यों बनाया जाता है? कच्ची पेमेंट यानी कि अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जिसमें 60 लाख रुपए कैश देना है और 40 लाख रुपए चेक देना है, पक्का एग्रीमेंट पे पहले ही साइन करा लिया तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू गवर्नमेंट की नज़र में 40 लाख ही रह जाएगी। तो फिर जो वो 60 लाख रुपए हैं, बायर चाहे तो वो बेईमान हो सकता है। सेलर के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके लिए कौन कौन से लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं कैपिटल गेन टैक्स से बचने के लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें फैसिलिटी दी है कि सिर्फ 12.5% टैक्स भर के बाकी 87.5% हम पैसा इमीडिएट यूज़ कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये होती है अगर हम सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है ये सुन के आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये कौन से टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ऐसा आज। तो आज का हमारा टॉपिक है रियल एस्टेट में कैश में डीलिंग करना क्या इतना रिस्की होता है या कितना रिस्की होता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत मैं एक इलीगल चीज़ के ऊपर बात कर रही हूँ, बट ट्रस्ट मी गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें आपको ये पता लगेगा कि कैश में डील करना, बिकॉज होता क्या है कि इंडिया में आप जो भी कहें, आई नो कि कैश में डील करना इलीगल है, बट ये भी एक बिटर ट्रूथ है कि रियल एस्टेट में मोस्टली जो डीलिंग चलती है वो कैश में ही चलती है। सो गाइज, आज हम ये जानेंगे कि कैश में जब हम डील करते हैं तो उसको किस तरीके से हम डील करें कि हम लॉ भी ना तोड़ें, ठीक है, हम जो चीज़ें करें एक प्रॉपर तरीके से करें कि कल को हम पे जो सेलर्स होंगे जो रियल एस्टेट में डील कर रहे हैं उनको एक नुकसान, एक उनके ऊपर पेनल्टी, उनके ऊपर केस ना लगे। इनकम टैक्स के प्रोविजंस तो हम सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स जब जैसे ही हमारे जो अकाउंट होता है वो क्रेडिट होता है तो क्रेडिट में अगर इनकम टैक्स को थोड़ा सा भी डाउट होगा कि ये इनकम जो नॉर्मल इनकम है या जो भी आईटीआर जो बंदा है वो आईटीआर फाइल कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा है, एक अबनॉर्मल अमाउंट है, तो डेफिनेटली इनकम टैक्स क्वेश्चन नोटिस भेजेगा ही भेजेगा। सो अब इन चीज़ों से बचने का क्या तरीका है कि कल को उन पे वो जो चांस है वो मिनिमम से मिनिमम हो जाए इन सब चीज़ों में फंसने का, आज उस पर हम बात करेंगे। सो गाइज, आज यही सब बताने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेरीज एड्रेस करने के लिए हमारे साथ है मिस्टर कपिल मखीजानी सर। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। हाय श्रेया सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल सही सर। तो सर, सबसे पहला जो मतलब मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जो इनकम टैक्स का जैसे मैंने अभी बोला तो सर रियल एस्टेट में तो डायरेक्ट लिंक है इनकम टैक्स का। अब सर एक क्वेश्चन उठता है इससे सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं ले रही हूँ, ठीक है, या सेलर मुझे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो एक होता है ना कच्चा एग्रीमेंट और एक होता है पक्का एग्रीमेंट। इसमें सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी सर कि कच्चा एग्रीमेंट और पक्का एग्रीमेंट आखिरकार होता क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में? ये हम सब जानते हैं कि रियल एस्टेट में कैश की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यह सबकी कोशिश है कि ये धीरे 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 ख़त्म हो जाए। नॉर्मली पहले या आज भी जो ट्रेंड में है कि सपोज़ करिए अगर आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेते हैं तो जो कच्चा एग्रीमेंट और आप पक्का एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द जगहों पे जो 1 करोड़ की अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसकी चेक वैल्यू मुश्किल से 30 से 40 लाख रुपए होती है और जो बाकी वैल्यू होती है वो किसी ना किसी तरीके से कैश में होती है। तो ये जो कैश जिस भी एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होता है, अगर वो एग्रीमेंट में कैश इन्वॉल्व है, सपोज करिए 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 40 लाख का चेक है और 60 लाख कैश है, तो उसको कच्चा एग्रीमेंट कहा जाता है। और उसी तरीके से एक एग्रीमेंट होता है जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, सपोज करिए 40 लाख और 60 लाख की रेशो में, जब बायर वो 60 लाख रुपए कैश उस सेलर को दे देता है तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू रह जाती है उस प्रॉपर्टी की वो 40 लाख रह जाती है। उस जो 40 लाख का एग्रीमेंट जिस पे वो स्टैम्प ड्यूटी भर के अपने नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कराता है, उस एग्रीमेंट को कहते हैं पक्का एग्रीमेंट। तो ये एक बड़ा ही कॉमन प्रचलन है आज की तारीख में रियल एस्टेट में
कि एक कच्चा एग्रीमेंट होता है, एक पक्का एग्रीमेंट होता है, कि लोग 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते तो ज़रूर है, मगर उसको दिखाते 40 लाख रुपए की है, बाकी वो 60 लाख अपना कैश खपा देते हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल है मैं कहूँगा। और मैं इसको बिल्कुल डिनाई करूँगा कि ये करना आज की तारीख में खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत तरीके से आपको प्रोत्साहित कर रही है कि आप अपना जो भी टैक्स भर के अपनी जो भी आपके पास इनकम है वो पूरी तरीके से वाइट इनकम करिए, क्योंकि इंडिया में एक पैरेलल इकनॉमी सबको पता है चल रही है हमारी। एक हमारी नॉर्मल इकनॉमी है जो हमारी चेक से, बैंक से, आरटीजीएस से चलती है, और एक हमारा कैश कल्चर है जिसको हम थैला कल्चर भी कहते हैं। तो थैला कल्चर बहुत कॉमन है इंडिया में, मगर धीरे धीरे आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्क्रू टाइट करती जा रही है, और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सर। तो सर जैसे मेरे को फिर भी सर थोड़ा जो ये है ना कि मैं समझ गई कि कच्चे एग्रीमेंट में ये होता है, पक्के एग्रीमेंट में ये होता है, लेकिन सर एक थोड़ा सा डिटेल में अगर आप बताएं कि ये एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे से डिफरेंस क्या है और क्यों बनाया जाता है, क्योंकि मेरे को जितना सर मेरी अंडरस्टैंडिंग है कच्चे एग्रीमेंट में भी सब कुछ नोट डाउन होता है, डिटेल्स ऑफ बायर, जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स है सब कुछ उसमें नोट डाउन होती है। तो फिर क्या ऐसी जरूरत पड़ जाती है पक्के एग्रीमेंट की? तो सर उस कंटेक्स्ट में जो प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट बनता है बेसिकली तो उसमें सारी डिटेल्स आती हैं, जिसमें बायर की सारी डिटेल्स होती हैं, सेलर की डिटेल्स होती हैं, प्रॉपर्टी की पूरी डिस्क्रिप्शन होती है कि वो कहाँ पर है, कैसे है, क्या साइज़ है, ये सब डिटेल्स होती है। मगर जो आप श्रेया पूछ रहे हैं पक्का एग्रीमेंट और कच्चा एग्रीमेंट का डिफरेंस, बेसिकली मैंने अभी आपको पहले बताया कि 1 करोड़ रुपया की वैल्यू थी, 60 लाख रुपए कैश दे दिया, तो जब 40 लाख रुपए की वैल्यू बची, जिस 40 लाख रुपए की वैल्यू पे बायर ने स्टैम्प ड्यूटी पे करी और कोर्ट फीस पे करी, उस अमाउंट को पक्का एग्रीमेंट कहा जाता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नज़र में जिसमें ट्रांजैक्शन हुई दैट इज़ कॉल्ड पक्का एग्रीमेंट। तो वो पक्का एग्रीमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में भी जाएगा, हमारे एरिया की सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल होंगी कि इस अमाउंट पे इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई। ओके तो सर जैसे ही पक्का एग्रीमेंट बनता है तो फिर कच्चे एग्रीमेंट का क्या होता है, वो फाड़ दिया जाता है या फिर? सर नॉर्मली तौर पे तो कच्चा एग्रीमेंट फाड़ दिया जाता है बिफोर ट्रांजैक्शन। जब ये कोर्ट में पेश होता है आदमी तो पक्का एग्रीमेंट ही वैलिड होता है, कच्चा एग्रीमेंट फाड़ दिया जाता है। मगर आज की तारीख में कहूँगा कि इस तरह की ट्रांजैक्शन करना बहुत ही खतरनाक है, ना सिर्फ बायर के लिए बल्कि सेलर के लिए भी। अब मैं पहले क्लियर करूँगा आपको कि ये सेलर के लिए कैसे खतरनाक है। तो सपोज करिए एक सेलर ने अपनी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की बेची और बायर उसका जान पहचान का निकला, या जिस ब्रोकर ने उनकी डील कराई है उस ब्रोकर ने उनको अपनी जिम्मेदारी पे उनसे पक्का एग्रीमेंट बिफोर क्लियरिंग कच्ची पेमेंट, यानी कि अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जिसमें 60 लाख रुपए कैश देना है और 40 लाख रुपए चेक देना है और सिर्फ पक्का एग्रीमेंट पे पहले ही साइन करा लिया, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू गवर्नमेंट की नज़र में 40 लाख ही रह जाएगी। तो फिर जो वो 60 लाख रुपए हैं अगर बायर चाहे तो वो बेईमान हो सकता है। तो इस केस में सेलर के लिए बड़ा खतरा हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो एक्चुअल तो 1 करोड़ थी मगर उसने पक्का एग्रीमेंट 40 लाख पे पहले ही साइन कर दिया, तो वो 60 लाख रुपए किसी भी तरीके से वसूल नहीं सकता। ये सिर्फ ट्रस्ट पे ऐसी डील्स होती हैं जो खतरे से खाली नहीं है। और अमूमन आप जब भी कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करते हैं तो नॉर्मली 60 से 90 दिन का टाइम होता है। तो इसमें भगवान ना करे कभी 60 से 90 दिन के बीच में कभी बायर के साथ या सेलर के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, भगवान ना करे किसी की मृत्यु ना हो जाए बायर या सेलर में, तो उस केस में ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल अमाउंट क्या था, कच्चा एग्रीमेंट क्या था, पक्का एग्रीमेंट क्या था। तो अगर सिर्फ हम एक ही एग्रीमेंट करें जिसको पक्का एग्रीमेंट कहते हैं, पूरी जो ट्रांजैक्शन है अगर हम चेक में ही दिखाएं तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ना करे कोई अनहोनी घटना हो भी जाती है तो अगर सपोज करिए किसी बायर ने बयाना दिया है पक्के एग्रीमेंट पे सेलर के और सेलर का भगवान ना करे मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है, फिर भी उसके जो पीछे जो उसकी फैमिली है उनकी पूरी देनदारी है उसके प्रति, वो उसकी फैमिली से अपने नाम पे प्रॉपर्टी बाद में करवा सकते हैं। तो दैट इज़ 100% सेफ। जैसे ये कच्चा एग्रीमेंट और पक्का एग्रीमेंट का जो कल्चर है ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि ना सिर्फ ये सेलर के लिए ख़तरनाक है, ये बायर के लिए भी ख़तरनाक है।
क्योंकि अगर आप समझिए जैसे जिसने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली, 60 लाख रुपए का कैश है, 40 लाख रुपए का चेक है, उसने 60 लाख रुपए पूरा दे दिया और वो कच्चा एग्रीमेंट फाड़ दिया। अब पक्के एग्रीमेंट के लिए उसको पेश होना है कोर्ट में, और अगर वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 40 लाख रुपए है, जिसमें से उसने शायद 4 लाख रुपए 10% उसका बयाना दिया होगा, तो उसकी जो वापसी या लेनदारी रह जाएगी उससे 4 लाख रुपए की रह जाएगी, जो 60 लाख रुपए का कोई सबूत नहीं है बायर के पास। तो इसलिए जो कच्चा एग्रीमेंट वाला जो टर्म है ये बहुत खतरनाक टर्म है, और ये मैं सबको यही राय दूंगा, और धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ भी रहा है कि लोग धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अपने आप को चेक में कन्वर्ट कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट सिर्फ एक ही अब वैलिड हो रहा है, इसकी सिर्फ पक्का एग्रीमेंट। क्योंकि अगर आप देखें कच्चा कोई टर्म एक्सेप्टेबल ही नहीं है। कच्चा या कैश ट्रांजैक्शन सिर्फ 2 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अलाउड है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करते हैं फॉर अ सिंगल प्रॉपर्टी, फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन, आप सिर्फ 2 लाख रुपए ही कैश ले सकते हैं, ना सिर्फ प्रॉपर्टी में। अब तो अगर आप देखें कि अगर आप ज्वेलरी भी ले रहे हैं, गोल्ड भी ले रहे हैं, तो 2 लाख से ऊपर का तो आप गोल्ड भी नहीं ले सकते ऑन अ सिंगल डे। इनफैक्ट आजकल तो गवर्नमेंट का रूल्स इतने टाइट हो गए हैं कि हॉस्पिटल का बिल भी आप 2 लाख रुपए से ऊपर जैसे ही अगर किसी पेशेंट का हो जाता है तो उसको भी अपनी सारी 2 लाख से ऊपर की जो भी रकम देनी होती है वो थ्रू चेक या कार्ड या आरटीजीएस ही देनी पड़ती है। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हॉस्पिटल्स के लिए इतनी सख्त है, ज्वेलरी के लिए इतनी सख्त है, तो प्रॉपर्टी तो सबको मालूम है कि आज की तारीख में प्रॉपर्टी में जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो करोड़ों रुपए में होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इवन मेरे को इतना समझ आया है आपकी बात पे कि कच्चा एग्रीमेंट जो है वो ना कि सिर्फ बायर्स के लिए ही नुकसानदेह है बल्कि सेलर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा है। कल को जो बायर है वो डिस्प्यूट क्रिएट कर दे अगर सेलर के ऊपर, तो सेलर फंस जाएगा, सेलर को पैसे ही नहीं मिलेंगे अपने पूरे, और फिर दोनों को ही, मतलब चाहे सेलर बेईमानी करे या फिर बायर बेईमानी करे, दोनों में से कोई भी बेईमानी करे, कोर्ट में एविडेंस दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा उनके पास में। देखिए श्रेया, कोर्ट में तो मैं वैसे भी कभी किसी को राय नहीं दूंगा। हमारी कोर्ट्स वैसे ही ओवरबर्डन है। राइट। अगर आप कोई भी केस के लिए कोर्ट में जाओगे तो 20 साल आपकी जिंदगी के वैसे ही खराब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो कोर्ट का जो ऑप्शन है वो भगवान ना करे कभी किसी को आए, उससे बढ़िया तो मैं यही राय दूंगा कि सिर्फ आप एक ही एग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में, जिसे पक्का एग्रीमेंट कहा जाता है। जो भी आपकी जिस भी रेट पे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हो रही है वो क्रिस्टल क्लियर मेंशन हो, और वो जितने भी गिवन टाइम में आपने उसको पे करनी है, और आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, या अगर आप बिल्डर से प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप बिल्डर ऑफिस में जाइए और अपने नाम पे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराइए। तो सर देखिए, जैसे हमने ये सब बातें तो करी है, बट अल्टीमेटली ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि कैश पेमेंट इतनी जल्दी तो नहीं रुकने वाली है। अल्टीमेटली एक अच्छा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भी टाइम लगता ही लगता है। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ, तो फिर इसका इलाज क्या है? अगर कैश पेमेंट हम कर भी रहे हैं रियल एस्टेट में, तो इसका इलाज क्या है बेसिकली? देखिए इलाज, इनफैक्ट मैं कहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही आपको बहुत सहूलियतें बढ़ाती जा रही है। जैसे अगर आप इस साल के इनकम टैक्स में देखिए जो आया है, उसमें हमें 12 लाख रुपए की इंडिविजुअल की छूट मिली है, इंडिविजुअल की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही चाह रही है कि आप धीरे 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 आप ये जो कैश कल्चर है ये हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाए, कैशलेस इकोनॉमी बन जाए। अगर आपको 12 लाख रुपए तक, जो किसी ज़माने में 2 लाख रुपए से टैक्स शुरू होता था, आज 12 लाख रुपए तक ज़ीरो टैक्स है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोत्साहित कर रही है। अभी GST 2.0 आया है जिसमें काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स मिले हैं हमें। GST कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट ने हमें GST की दरें बहुत घटाई हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोत्साहित कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चेक में ट्रांजैक्शंस करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से काम हो। और लास्ट ईयर जुलाई 2024 से तो बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम निकाली है, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो टैक्स है उसकी जो दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 2024 से फ्लैट 12.5% कर दी है। यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 2 साल पुरानी है, सिर्फ 24 महीने हो चुके हैं, तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी आप कभी भी बेचते हैं, सपोज करिए आपने 2020 में या 2022 में आपने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की खरीदी थी, और आज 3 साल बाद अगर आप उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं, सपोज करिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी,
और आप उसको 3 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं, तो और उस प्रॉपर्टी को खरीदे हुए आपको 24 महीने से ज़्यादा हो गए, तो उसमें जो आपको टैक्स लगेगा सिर्फ 12.5% लगेगा मात्र। तो अगर 3 करोड़ वाली प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं जिसको आपने 1 करोड़ में खरीदा था, तो 2 करोड़ रुपए का टैक्स सिर्फ 12.5% के रेट से आपको पड़ेगा। जो कि पहले जो टैक्स अगर हम देखें तो पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम थे, मतलब कि इंडेक्सिंग होती थी, डेट ऑफ एक्वायरमेंट, डेट ऑफ सेलिंग, सब कुछ मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। अब बहुत ही ईजी कर दिया है। मतलब कि अगर आप 12.5% में अगर आप अपना पूरा टैक्स पे करके चैन की नींद सो सकते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सारी सहूलियतें दे रही है किसी ना किसी तरीके से कि ये जो कैश कल्चर मैं कहूँगा या थैला कल्चर है, ये धीरे धीरे हिंदुस्तान से ख़त्म हो। मगर ये काफ़ी कॉमन है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि ये कैश कल्चर जो थैला कल्चर है वो जल्दी दूर होगा। क्योंकि आप एक बात समझिए कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो इनकम टैक्स के लोग हैं, जो ईडी के लोग हैं, जो विजिलेंस के लोग हैं, वो भी मेरे और आपके बीच में ही रहते हैं, वो भी मेरे और आपके रिश्तेदार ही हैं। तो उनको सब पता है कि आप जिस एरिया में रहते हो, अगर आप उसका 25% वैल्यू दिखा रहे हो और 75% आप कैश में दे रहे हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सब पता है, सब पता चल रहा है। वो बहुत धीरे धीरे अपनी विजिलेंस बढ़ाते जा रहे हैं। जो ये ट्रैप है, ये शिकंजा कसता जा रहा है और आप बहुत बुरे फंसेंगे अगर आप कोई भी टैक्स इवेजन करते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देखिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, आप कहीं भी जाते हैं, लोग ऐसे बहुत हैं जो टैक्स छुपाते हैं। मगर मतलब कि जो टैक्स तो 5 लाख नहीं भरते, मगर गाड़ी हर 6 महीने बाद 50 लाख की खरीदते हैं। टैक्स वो 12 लाख रुपए भी नहीं भरते और यूएस टूर, क्रूज टूर लगा रहे हैं। तो आप चौकन्ने हो जाइए भाई साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नज़र आप पे बहुत पैनी नज़र है। बिल्कुल। तो आप किसी भी तरीके से बच नहीं सकते। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस तरह की ट्रांजैक्शंस को बंद करिए और अवॉइड करिए। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो गवर्नमेंट ने रेट निकाला है, बहुत ही बढ़िया रेट निकाला है। आप ऐसी चीज़ों को अवेल करिए और इस थैला कल्चर को छोड़िए। मैं तो यही अपने व्यूवर्स को सलाह दूंगा। सर, इससे मुझे एक चीज़ याद आई, जैसे ना आप बता रहे थे सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई चीज़ भी छुपती नहीं है। स्पेशली इंसान अपनी फितरत तो कभी नहीं छुपा सकता। बिल्कुल। अब इसको कहते हैं कंज्यूमरिज्म के बारे में मैं अभी पढ़ रही थी, तो सर उसमें क्या था कि एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा था। मैं एक वीडियो देख रही थी, एक्चुअली पढ़ नहीं रही थी, वीडियो देख रही थी, तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जैसे एक्चुअली में क्या होता है, लोगों को ना जैसे गाड़ी लेनी है, ठीक है, आई डोंट रिमेंबर कहाँ पे सुन रही थी दैट पॉडकास्ट, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसमें क्या था, वो बंदा एक्सप्लेन कर रहे थे कि जैसे गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी लेनी इसलिए नहीं है अब लोगों को कि गाड़ी चलानी है या उसमें इंटरेस्ट है, गाड़ी लेनी इसलिए क्योंकि आजकल के टाइम का शो ऑफ का ज़माना है। रिबन, वो जो सैटिन का वो कपड़ा होता है, वो गाड़ी या बाइक में वो हटता है, उससे वीडियोग्राफी, मतलब अपने लव्ड वंस के साथ फोटो लेना है कि इंस्टा पे लाइक्स आएंगे और सबको दिखेगा कि भाई हमारा भी एक स्टैंडर्ड है। मतलब एक शो ऑफ कल्चर लोगों का बन गया। लेकिन उनको यहाँ पे एक डिसएडवांटेज नहीं दिख रहा है कि जैसे आपने बताया कि इनकम टैक्स के रिटर्न जो ITR फाइल कर रहे हैं, वो उतनी इनकम पे शो ही नहीं कर रहे हैं कि इतनी इनकम हम कमा रहे हैं, और आप कमा रहे हो 2 लाख और आपकी गाड़ी है जैगुआर जैसी या BMW का बिल्कुल हाई एंड मॉडल है आपका, ठीक है, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ की आप गाड़ी लेके घूम रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स की नज़र तो है ही ना आपके उसमें। वो तो क्वेश्चन करेगा और आप अगर डिक्लेयर नहीं कर पाए कि वो किस सोर्स से इनकम आई है, डेफिनेटली आप फंसेंगे ही फंसेंगे और बहुत बुरा फंसेंगे। फिर कोर्ट के चक्कर काटते रहे, कोई फायदा ही नहीं है। तो सर ये कंज्यूमरिज्म एक तो बहुत बड़ी दिक्कत बन गई है, मुझे लगता है यहाँ कहीं ना कहीं लोगों में। ये जो थैला कल्चर आप बता रहे हैं, जो मैं फर्स्ट टाइम इसका नाम सुन रही हूँ, थैला कल्चर, बड़ा फनी नेम है बट इट्स ट्रू ऑल्सो, कि इतना कैश कॉम्पोनेंट बहुत रिस्की है होना, मतलब। और सर मैं ये भी कहती हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि कैश अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इससे मुझे एक चीज़, छोटी सी चीज़ हम देखें, डिजिटल जैसे होता जा रहा है इंडिया, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए तो ये है ही, प्लस अब समझ आता है कि ये चीज़ और चीज़ों से भी इंटरलिंक्ड है कि कैशलेस इकोनॉमी बना इसीलिए कि करप्शन कम हो, ब्लैक मनी की जो सप्लाई है वो कम हो,
ये करप्ट प्रैक्टिसेस जब कम होंगी तो देश आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा सर, डेफिनेटली। सो वो एक चीज़ जैसे गवर्नमेंट का मैं ये देख रही हूँ कि कैसे एक चीज़ से कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, यहाँ तो मुझे लगता है सर बहुत सारे निशाने गवर्नमेंट मार रही है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है और आई एम श्योर सर कि ये बहुत अच्छे से ये आगे जाके हमारी इकोनॉमी को आगे ले जाएगा ही ले जाएगा। तो सर इससे तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर जैसे अब ठीक है सर, हम सब ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, कैश गलत है, बट सर फिर अगेन वही बात आ जाती है कि ये होता ही है। अगर हम प्रेजेंट की रियलिटी देखें इस टाइम पे, तो सर इसमें क्या क्या पेनल्टीज लग सकती हैं, थोड़ा वो आप डिटेल में बता दीजिए। देखिए, पेनल्टी की बात करें तो पेनल्टी इसमें 100% पेनल्टी लगती है। अगर डिपार्टमेंट ने आपको पकड़ लिया टैक्स इवेजन करते हुए, या आपने प्रॉपर्टी खरीदते हुए या बेचते वक्त कैश ट्रांजैक्शन किया है, तो इसमें 100% पेनल्टी है। कहने का मतलब, अगर आपने जो भी अमाउंट में कैश का यूज़ किया है, सपोज करिए 60 लाख रुपए का कैश यूज़ किया है, तो उस पर 200% मतलब कि 60 लाख रुपए वो जब्त होंगे और उसी पे 100% पेनल्टी पड़ेगी। यानी 60 लाख की जगह आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए भरने पड़ जाएंगे। तो ये एक ह्यूज पेनल्टी है। ऊपर से गवर्नमेंट आपको बड़ा ही सपोर्ट कर रही है। जैसे आप देखिए, रेरा आ गया जब से, तो लिस्टेड कंपनीज, आज रियल एस्टेट की बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज हैं जिनकी बड़ी अच्छी गुडविल है, जो पूरा काम ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हैं, और तो उनमें पैसा लगाना बहुत सेफ है और पूरा चेक वैल्यू पे ही बेचते हैं। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा है कि गुड़गांव की नंबर 1 कंपनी ने 4 अपार्टमेंट्स 380 करोड़ रुपए के बेचे हैं। तो वो जो कंपनी है, वो सबको पता है, वो 100% चेक में ही डील करती है। तो ऐसा नहीं है, हमारी इकनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। इंडिया में चेक की भी कोई कमी नहीं है, चेक के बायर्स की भी कमी नहीं है। कमी है तो बस इच्छा शक्ति वालों की। जैसे मैं बता रहा हूँ, 380 करोड़ रुपए के 4 अपार्टमेंट्स, फुल चेक डील, क्योंकि वो कंपनी चेक में ही डील करती है। तो ये इंडिकेट करती है कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान में, हमारे दिल्ली एनसीआर में किसी भी तरीके की चेक की कोई कमी नहीं है। और ये कैश कल्चर धीरे धीरे ख़त्म होना ही है, क्योंकि इससे जो पैसा जो लगा रहा है, सबसे ज़्यादा सेफ्टी तो उसी की है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब छोटे मोटे बिल्डर्स पैसा ले लेते थे और प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते थे, जिसमें कैश कंपोनेंट इन्वॉल्व होता था, तो क्लाइंट के पास या बायर के पास प्रूफ नहीं होता था कि उसने पैसा दिया है। मगर जब से ये धीरे धीरे कल्चर ख़त्म होता जा रहा है, लिस्टेड प्लेयर्स आ गए हैं हमारे सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में, और जो बहुत ही वंडरफुल काम कर रहे हैं, तो उसके बाद लोगों का भरोसा बढ़ा है। तो ये बहुत ईजी है, जो अगर हम कहें चेक में काम करना, फुल वाइट में काम करना बहुत ही ईजी, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। तो धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि जो आने वाली जनरेशन है वो समझ रही है, और कहीं ना कहीं मिस कल्चर से नेशन बिल्डिंग में कर रहे हैं। अगर ये कैश कंपोनेंट हट जाए तो आज में हमारी इंडिया की इकनॉमी नंबर 5 या 4 नहीं, नंबर 3 पे आ जाएगी। तो सर जैसे आपने बताया कि 1 करोड़ 20 लाख का, तो ये मतलब मुझे तो ये सोच के वो हो रहा है कि जैसे आप एक फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, उससे एक लालच के चक्कर में आप अपना 60 लाख तो गवाएंगे ही गवाएंगे, ऊपर से 60 लाख रुपए पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो इसका तो वही मतलब हो गया ना, खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास थोड़ा बाहर आना। बिल्कुल ठीक है ना, कि मतलब कि कुछ भी नहीं है। और फिर पर वही है ना कि सर लालच, जैसे आप बता रहे कि इच्छा शक्ति, तो मुझे ऐसा लगता है ना सर कि लोगों को ना अब बैठे बैठे पैसा मिलने का इतनी आदत, शॉर्टकट से पैसा कमाने की इतनी आदत हो गई है लोगों को कि लोग ना मेहनत नहीं करना चाह रहे। आई गेस ये ऑलमोस्ट लोगों के साथ में दिक्कत है। अगर वो ये चीज़ कर लें एक लीगल तरीके से सब चीज़, अब जैसे आपने बताया सर कि 380 करोड़ का चेक में डील हुई है। हाँ जी। तो सर अब 380 करोड़ के सिर्फ 4 अपार्टमेंट, मतलब कि 95 करोड़ का एक पर अपार्टमेंट हम लेके चलें, तो ये कोई मजाक की बात नहीं है। और लोग यहाँ पे 20-20 करोड़, 10-10 करोड़, 2-2 करोड़ में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी कंपनी एक इतने बड़े प्राइस के अपार्टमेंट को चेक में डील कर सकती है, तो इनके लिए तो सर बहुत इजी है ना। जो सेलर्स अपना घर बेचते हैं, चाहे वो बिल्डर का हो या फिर एक नॉर्मल सोसाइटी में, या तो आई थिंक सर कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक एग्जाम्पल सेट करता है
उन लोगों के लिए जो कम अमाउंट में किसी भी अमाउंट में डील कर रहे हैं। अब मुझे तो लगता है सर 95 करोड़ इस वक्त में मैक्सिमम अमाउंट दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो 95 करोड़ तो एक अलग ही लेवल हो गया है ना सर। तो ये चीज़ है, इच्छा शक्ति बहुत मेजर रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रैक्टिस वो तो कर ही रही है, इनिशिएटिव ले ही रही है कि कैशलेस इकोनॉमी बने, धीरे धीरे हो भी रही हैं चीज़ें। हम एक छोटा सा सब्जी खरीदने जाते हैं, उसमें भी मैं गूगल पे करती हूँ सर, मतलब कैश तो मैं देती ही नहीं हूँ, चाहे 20 रुपए की कोई नींबू लेना हो या कुछ भी लेना हो, मैं तो ऑनलाइन ही पे करती हूँ। तो ये तो सर बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इनमें तो आई थिंक चीज़ें अगर ऐसे चले लीगल तरीके से तो ज़्यादा बेटर है उनके लिए भी कि कल को उनको नुकसान ना उठाना पड़े। सर जैसे ना एक बहुत मेजर कंसर्न है कि अगर हम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री सर्कल रेट से कम वैल्यू पर करवाएं तो बायर पर क्या लायबिलिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स? देखिए दोनों पे लायबिलिटी आएगी। जैसे हम पहले सेलर की बात कर लेते हैं, जिसने ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं सेलर को पैसा मिलेगा, तो सेलर सपोज करिए वही मैं दोबारा वही एग्जांपल लूँगा कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 40 लाख रुपए की उसकी चेक वैल्यू करी, 60 लाख रुपए उन्होंने इवेड किया, 60 लाख रुपए कैश में लिया। तो अगर ये ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट के पास नॉलेज में आ जाती है तो वो 60 जो बचा हुआ 60 लाख है उस पर उसकी टैक्सेबल इनकम के तहत उस पर टैक्स चार्ज करेगा। मतलब कि वो जिस भी स्लैब में आते हैं वो स्लैब प्लस ये 60 लाख, तो जो भी स्लैब उसका टैक्सेबल लायबिलिटी बनेगी वो उसकी बनेगी। अब आते हैं बात बायर की, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी, तो उसका सोर्स ऑफ फंड्स पूछा जाएगा। जो 60 लाख रुपए उसने दिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया जो 60 लाख रुपए पे 200% तक की पेनल्टी पड़ सकती है, यानी 100% पेनल्टी, और वो जो पैसा उसने दिया वो जब्त, तो वो लगभग 200% हो जाता है। यानी अगेन वही जो 60 लाख है उसको 60 लाख का जगह 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक जुर्माना पड़ सकता है। ओके सर। तो जो बहुत खतरनाक चीज़ है। तो सर जैसे अगर हम सेलर के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके लिए कौन कौन से लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं कैपिटल गेन टैक्स से बचने के लिए, जिनके चलते वो कैश की डिमांड नहीं करेंगे? फिर देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जुलाई 2024 से उसकी जो टैक्स की स्लैब है वो कम हो गया है। पहले वो 20% स्लैब होता था, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12.5% कर दिया, जो अपने आप में एक बहुत अट्रैक्टिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें फैसिलिटी दी है कि सिर्फ 12.5% टैक्स भर के बाकी 87.5% हम पैसा इमीडिएट यूज़ कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये होती है, अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना चाहते और हम अपना पैसा 100% चाहते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी बॉन्ड्स इशू करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू करती है, आरबीआई बॉन्ड्स इशू करते हैं, जिसमें लगभग 4 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जिसमें आप वो अगर बॉन्ड्स खरीद लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो 4 साल तक लगभग आपका पैसा लॉक इन में रहता है। उसके बाद वो आप उस बॉन्ड्स को रिडीम करा सकते हैं। वो जो बॉन्ड्स होते हैं वो 100% टैक्स फ्री होते हैं। तो अगर आप अपना पैसा जितना भी आपको कैपिटल गेन टैक्स पड़ता है वो पैसा अगर आप इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो भी इनकम होती है वो टैक्स फ्री हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि आप अपना पैसा अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना चाहते तो इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए और कुछ टाइम तक इसको होल्ड करिए और 4 साल बाद आप इन बॉन्ड्स को रिडीम करा सकते हैं और अपनी 100% फ्री टैक्स इनकम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ 12.5% टैक्स भर के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप आज से ही अपना पैसा यूज़ कर सकते हैं। तो सर जैसे रेरा की अगर हम बात करें या रजिस्टर्ड बिल्डर्स की हम बात करें, तो क्या जब हम इसमें डील करते हैं, इनके साथ जब हम डील करते हैं, तो क्या कैश ट्रांजैक्शंस का रिस्क हमारा कम हो जाता है? कैश ट्रांजैक्शन का रिस्क होता ही नहीं है इसमें, क्योंकि जब हम रेरा अप्रूव्ड बिल्डर से बात कर रहे हैं या हम ये लिस्टेड प्लेयर्स जो भी टॉप नॉच बिल्डर्स हैं आज की तारीख में इंडिया में, पैन इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये लोग कैश, जो भी इतने भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, ये लोग कैश एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो और इनके टाइमली डिलीवरी का रिकॉर्ड है। तो आप जो भी पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में या करंट प्रोजेक्ट्स में, तो आपका जो पैसा है वो 100% सेफ रहता है, क्योंकि आप ऑल चेक डील कर रहे हैं। आप चाहे बुकिंग करा रहे हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो 5 साल बाद डिलीवर होनी है, तो अगर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस की वजह से अगर वो प्रोजेक्ट नहीं भी बन पाता तो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट 100% सिक्योर्ड है। अगर वैसे तो बिल्डर्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो टाइमली डिलीवर कर ही लेते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से किसी कारणवश वो प्रोजेक्ट स्क्रैप हो जाता है या फेल हो जाता है
तो भी जो भी आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है वो 100% सेफ है, क्योंकि वो आपका ट्रांसपेरेंट मनी है, ऑल चेक डील है। तो आपको वो पैसा 100% रिफंड मिलता है इन केस अगर वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है विद इंटरेस्ट। तो थैंक्स टू रेरा, थैंक्स टू ये जितने भी बड़े बड़े लिस्टेड प्लेयर्स आए हैं, तो इन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर दिया है। तो अब अगर हम 100% चेक डील करते हैं तो हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा प्रिंसिपल भी सेफ है और हम उसका एप्रिसिएशन भी एंजॉय कर सकते हैं। राइट सर, राइट। एंड सर थैंक यू सो मच सर, आप इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आपने दी है हम लोगों को, कि क्योंकि शुरू में तो व्यूअर्स को लग रहा होगा कि ये इतना मतलब इलीगल टॉपिक कैसे डिस्कस हो रहा है, क्या हो रहा है, बट सर फिर एक चीज़ आ जाती है कि कैश में ट्रांजैक्शन करना इज़ इलीगल, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी नोन फैक्ट, बट इट इज़ द बिटर ट्रुथ कि वो एक प्रेवलेंट ऑप्शन है बहुत ही ज़्यादा। तो सर लेकिन अब एक लास्ट क्वेश्चन सर, मेरे माइंड में एकदम आया ये क्वेश्चन कि जैसे हम बाहर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं बाहर, ठीक है, तो चाहे वो आउट ऑफ इंडिया हो, दुबई वगैरह में जैसे लोग प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बीच साइड प्रॉपर्टी लेनी है किसी को गोवा या कहीं, अब लोग जब कैश में डील करते हैं तो यहाँ पे क्या कुछ अलग तरीके की पेनल्टी लगती है, यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब ऐसा होता है कि कुछ अलग टाइप का नुकसान हो रहा है, मतलब क्या होता है यहाँ पे, क्या डिसएडवांटेज? नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, आज दिल्ली एनसीआर में बड़ा कल्चर बढ़ता जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों का सपना है बीच साइड प्रॉपर्टी, यानी कि गोवा वगैरह में प्रॉपर्टी खरीदना। बहुत अच्छी बात है, लोगों के पास पैसा है, सामर्थ्य है, ज़रूर खरीदें, मगर लोग वही दोबारा मैं कहूँगा कि कुछ और रूट्स अपनाते हैं, अपना कैश खपाते हैं वहाँ पे। अगेन मैं वही कहूँगा कि एक तो आप अपने घर के पास प्रॉपर्टी नहीं ले रहे, आप बहुत दूर अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और उसमें भी अगर आप कैश इन्वॉल्व कर रहे हैं तो फुल रिस्की है, क्योंकि आप अननोन आदमियों को कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही रिस्क में आ जाता है। और अगर आप वही रेरा अप्रूव्ड बिल्डर से अगर प्रॉपर्टी लेते हैं वहाँ पे फुल चेक डील, तो ना उसके टाइटल में क्लियर है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ है। और दूसरी बात, अगर आप देश के बाहर अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली आज की तारीख में बहुत ट्रेंड बढ़ गया है, तो उसमें भी अगर आप फुल चेक में डील लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप उस वहाँ पर भी अगर किसी और सोर्स से पैसा भेज रहे हैं तो वो तो मैं कहूँगा दैट इज़ सुसाइडल, वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ उसमें इनकम टैक्स इन्वॉल्व हो जाता है, अगर आप देश से बाहर वैसा पैसा भेजते हैं उसमें बहुत तरीके के डिपार्टमेंट्स इशू हो मतलब कि इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल है। अगर भगवान ना करे वो डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ गए तो कोई भी आपको नहीं बचा सकता। तो मैं तो अपने दर्शकों को हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि ऐसा किसी भी तरीके से किसी भी प्रलोभन में ना आए, जो भी काम करना है सीधे सीधे तरीके से करें और सुखी रहें। बिल्कुल सर। तो जैसे आपने सर बताया ना कि और डिपार्टमेंट्स इसमें शामिल हो जाते हैं, तो मैं समझ गई जैसे कि आप बाहर देश में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं जो हमारी, अब वहाँ पे इन्वेस्ट और भी बाकी कंट्रीज़ करती है जो हमारी कंट्रीज़ के साथ उतना उनका नहीं है अच्छा रिलेशन या कुछ भी, और आप कहीं भी कर रहे हैं ऐसे इन्वेस्ट, तो आप पे सीधा फिर तो नेशनल सिक्योरिटी पे बात आ जाती है सीधा। अगर हम इनडायरेक्टली ये बोलें इस चीज़ को, तो नेशनल सिक्योरिटी पे बात आएगी ही आएगी। किस चीज़ का पैसा है, कहाँ जा रहा है, किस चीज़ में फंड हो रहा है, कुछ नहीं पता। सो थैंक यू सो मच सर, आज इतने यूनिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। एंड व्यूअर्स, आपके लिए ये वीडियो आई एम श्योर बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए हमारी वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू।